नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका काव्या जी के टिप्स में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। तो देखिए, पहले पार्ट में मैंने राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की ट्रिक्स आपको बता दी थी और उसी के साथ मैंने विस्तार से पढ़ाया था आपको पिछोला झील। पिछोला झील के बाद उदय सागर, पिछोला, स्वरूप सागर और फतेह सागर एक लिंक बताया था मैंने। मीठे पानी की झीलों का सेकंड भाग पढ़ेंगे आज हम। क्या पढ़ेंगे? मीठे पानी की झीलों का सेकंड भाग। तो देखिए, सेकंड भाग में देखो, राज सिंह का बेटा कौन? जय सिंह। कौन? जय सिंह। राज सिंह का बेटा जय सिंह। राज सिंह ने बनाई राजसमंद झील और जय सिंह ने बनाई जयसमंद झील। तो थोड़ा इनके सन में ध्यान रखना। राजसमंद झील बनी कब? 1662 में। जयसमंद झील बनाई कब? 1685 में। तो ध्यान रखना, 1687 मैंने आपको बताया था फतेह सागर झील बनाई थी, है ना। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा कि राजसमंद झील किसने बनाई? राज सिंह ने। जयसमंद झील किसने बनाई? जय सिंह ने। 1662 में राजसमंद झील बनी थी और 1685 में जयसमंद झील बनी थी। तो देखिए, यहाँ को कन्फ्यूज मत होना। राज सिंह का बेटा जय सिंह, तो बेटा देखो पिता पहले बनाएगा और जय सिंह पुत्र था तो वो बाद में बनाएगा। तो ऐसे याद हो जाएगा कि दोनों में से, राजसमंद में से और जयसमंद से पूछे कौन सी पहले बनी, तो राजसमंद पहले बनी। अब एक एक झील उठाएंगे और अपन बढ़ते हैं आगे। तो देखो, एक झील है, ये मान लो ये आपके सामने है। कौन सी झील? ये है राजसमंद झील। और जैसे जैसे आप राजसमंद झील के उत्तर में जाते हो तो आपको ऐसे क्या मिलेंगे? नौ चौकी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऐसे नौ चौकी मिलेंगे उत्तर में। इसी कारण इसको बोलते हैं नौ चौकी झील। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? नौ चौकी झील। तो आपको समझ में आया नौ चौकी झील क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उत्तर में जैसे जैसे अपन जाते हैं तो उत्तर में कितनी चौकियाँ हैं? नौ चौकियाँ हैं। इस वजह से इसको बोलते हैं नौ चौकी झील। राजसमंद झील को क्या बोलते हैं? नौ चौकी झील। अब देखिए, ये नौ चौकी जो झील है, इन पर ऐसे कितने शिलालेख बने हुए हैं? 25 शिलालेख बने हुए हैं। कितने शिलालेख? 25 शिलालेख बने हुए हैं। इन 25 शिलालेखों पर क्या संस्कृत भाषा में क्या लिखा हुआ है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति लिखा हुआ है। और संस्कृत भाषा में किसने लिखा? रणछोड़ भट्ट दास ने लिखा है। तो ध्यान रखना, 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है। और किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट दास ने लिखी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो ये पूछ लेते हैं, जो राज प्रशस्ति है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। कितने शिलालेखों पर लिखी हुई है राजसमंद झील में? 25 शिलालेखों पर लिखी हुई। कितने शिलालेखों पर? 25 शिलालेखों पर लिखी है। रणछोड़ भट्ट दास ने लिखी है। संस्कृत भाषा में भूलना मत इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 शिलालेखों पर, ठीक है। इसी के साथ देखो, कौन सी नदी पर है ये कौन सी नदी पर है? ये गोमती नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये? गोमती नदी पर है। अब आपसे पूछे कि बताइए, राजसमंद झील कौन सी नदी पर बनाई गई? गोमती नदी पर बनाई गई। कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर बनाई गई। अब देखिए, आपने सुना होगा नाथद्वारा काकरोली में कौन सा मंदिर है? द्वारकाधीश का मंदिर है। और वो जो द्वारकाधीश का मंदिर है वो किस झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे। तो आपसे पूछे, निम्न में से बताइए राजसमंद झील के किनारे कौन सा मंदिर है जो प्रसिद्ध मंदिर है? वो है द्वारकाधीश का मंदिर। अब देखिए, इस द्वारकाधीश मंदिर के बाद पढ़ते हैं। अब देखिए, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसका नामकरण किसी जिले के आधार पर किया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन यही आता है कि राजस्थान की एकमात्र झील जिसका नामकरण किसी जिले के आधार पर किया गया। तो ऑप्शन में राजसमंद झील का नामकरण किसके आधार पर किया गया? राजसमंद जिले के आधार पर किया गया। अब देखिए, राजसमंद झील की जो नींव रखी, किसने रखी राजसमंद झील की नींव? तो देखो, बनाया तो राज सिंह ने था इसको, लेकिन इसकी नींव ध्यान रखना एक महिला ने रखी थी जिसका नाम था घेवर। तो ध्यान रखना, घेवर महिला ने इसकी नींव रखी थी, जो कहाँ की थी? मालवा की थी। अब आप सोच रहे होंगे, राज सिंह ने बनाया और जो मालवा की महिला थी घेवर, उसने इसकी नींव कैसे रखी? देखिए, इसके बारे में जो इतिहास में बताया गया है कि ये झील जैसे राज सिंह बनवाता था, सुबह बनवाता तो रात को ढह जाती, जैसे बनवाता ऐसे चलता गया और ये ढहती जाती थी। तो एक लॉजिक देखा जिससे अपन शास्त्रों से पूछते हैं, वो शास्त्रों से पूछने गए तो उन्होंने बोला कि ऐसे महिला जिसके नाक या कान पर तिल हो, वो वही महिला क्या करेगी? इसकी नींव रख सकती है। तो प्राचीन काल में क्या था? घूंघट प्रथा ज़्यादा थी, तो उस घूंघट प्रथा की वजह से फिर भी एक महिला मिली जिसका नाम था घेवर महिला। और उस घेवर महिला ने किसकी नींव रखी? राजसमंद झील की नींव रखी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी नींव
घेवर ने क्यों रखी? क्योंकि वो ऐसी महिला थी जिसके कान और नाक पर तिल था। तो ठीक है, तो आपसे इसके पास उनसे खुश होकर उन्होंने क्या करा, राज सिंह ने इसके पास कौन सी माता का मंदिर बना दिया? इसके पाल पर घेवर माता का मंदिर बना दिया, जो कि बिना पति के सती होने वाली एकमात्र माता थी। तो आपसे पूछे ऐसे पूछे कि जो बिना पति के सती होने वाली एकमात्र माता कौन सी थी? घेवर माता। घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद झील के पाल पर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जयसमंद झील। तो देखिए राजसमंद झील मैंने आपको पढ़ाया अभी, अब अपन पढ़ रहे हैं जयसमंद झील। तो जयसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया था? 1685 में। किसने करवाया था? जय सिंह ने, जो किसके बेटे थे? राज सिंह के बेटे थे। तो देखिए आगे देखिए, ये जो अपनी झील है ये कौन सी है? जयसमंद झील। तो देखिए जयसमंद झील में कितने टापू हैं? टोटल 7 टापू। कितने टापू हैं? 7 टापू। तो आपसे पूछे जयसमंद झील में कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। तो देखिए इनमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं? जो ये 7 टापू हैं इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा। तो देखो सबसे बड़े टापू का नाम पूछ लेते हैं, या सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो देखो सबसे बड़े टापू का नाम क्या होगा? बाबा का भांगड़ा। तो ध्यान रखना, जो बड़ा होगा वही क्या करेगा? भांगड़ा करेगा। तो ध्यान रखना, भांगड़ा कौन करते हैं? बड़ा करता है या बड़े करते हैं? तो सबसे बड़े का नाम क्या होगा? बाबा का भांगड़ा। तो सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। तो इसी के साथ देखिए आगे क्या पूछेंगे कि जयसमंद झील का सबसे छोटा टापू कौन सा है? सबसे छोटा, देखो घर में सबसे छोटा होता है तो उसको बोलते हैं प्यारा या प्यारी। क्या बोलते हैं? प्यारा या प्यारी। तो ध्यान रखना सबसे छोटे टापू का नाम क्या होगा? प्यारी। प्यारी या प्यारा याद रहेगा तो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा प्यारा या प्यारी। तो सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। तो सबसे छोटा घर का क्या होता है? प्यारा होता है या प्यारी होती है। तो ध्यान रखना, अब ये सबसे बड़ा टापू का नाम है भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। अब देखिए इसमें एक टापू और बना हुआ है, उस टापू का नाम है बाबा का मगरा। क्या है? बाबा का मगरा। तो अधिकतर पूछ लेते हैं जो आइसलैंड रिसोर्ट है वो किस टापू पर संचालित है? वो है बाबा का मगरा पर संचालित है। तो आपसे पूछे आइसलैंड रिसोर्ट किस टापू पर संचालित है? बाबा का मगरा पर संचालित है। तो देखिए आगे देखो, इसके आगे जो ये जयसमंद झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ध्यान रखना, कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक पुष्कर झील है। आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील बताइए, पहले तो पूछे कृत्रिम झील। तो देखो जयसमंद झील क्या थी? कोई आदमी या व्यक्ति कोई किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो वो कहलाती कृत्रिम। तो ये कौन सी झील है? कृत्रिम झील है। तो आप थोड़ा ध्यान लगाना, यहाँ किसने जय सिंह ने बनाई थी इसको। तो देखो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी? जयसमंद झील। अब देखो जयसमंद झील, अब एक ये कृत्रिम झील है, ध्यान रखना, ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। और देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम, तो ध्यान रखना एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? जयसमंद झील। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे बड़ी है तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो अक्सर पूछते हैं क्षेत्रफल कितना है? 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अब देखो 15 किलोमीटर लंबी और 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। कितना? 15 किलोमीटर लंबी और 5 से 8 किलोमीटर क्या है? जयसमंद झील चौड़ी है। और किसकी बात कर रहे हैं? जयसमंद झील की ही बात कर रहे हैं। अब देखिए अब इस पे क्या बने हुए हैं? 6 ओधिए बने हुए हैं। इस झील के पास क्या बने हुए हैं? 6 ओधिए बने हुए हैं। देखो प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे वो शिकार पर जाते थे तो अपनी रानियों को साथ नहीं लेके जाते थे, तो वो क्या करते थे? महलों के ऊपर जो क्या बनाते थे? ओधिए बनाते थे बैठने के लिए। तो इस झील के किनारे उन्होंने कितने ओधिए बनाए? 6 ओधिए बनाए। तो आप ध्यान रखना 6 ओधिए किस झील के किनारे? जयसमंद झील के किनारे। अब आगे देखिए, इसके आगे देखते हैं अपन, जो ये 7 टापू है, कितने टापू है टोटल? 7 टापू। तो आपसे पूछे कि बताइए जयसमंद झील में जो 7 टापू हैं
उनमें कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो ध्यान रखना, भील व मीणा। कौन कौन से? भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं 7 टापुओं में। वर्तमान में कौन से लोग रहते हैं यहाँ पर? भील व मीणा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? इन 7 टापुओं में निवास करते हैं। जो कहाँ पर है 7 टापू? जयसमंद झील में। तो ध्यान रखना आगे। अब आगे देखिए, इस झील के किनारे कौन सी रानी का महल है? रूठी रानी का महल। और रूठी रानी किसे बोलते हैं? उमादे को। किसे बोलते हैं? रानी उमादे को क्या बोलते हैं? रूठी रानी बोलते हैं। तो देखिए, रूठी रानी का महल कहाँ पर है? जयसमंद झील के किनारे है। अब इसी के पास देखो कौन सा हवा महल है? चित्रित हवा महल। जबकि आपसे पूछे हवा महल कहाँ है? वो जयपुर वाला हवा महल है। ये कौन सा हवा महल है? चित्रित हवा महल है ये। और किस झील के किनारे ये? जयसमंद झील के किनारे है। अब देखो यहाँ पर ये जो झील है, किस झील, किस दर्रे के वहाँ पर है? डेबर दर्रे के वहाँ पर। इस कारण इसको डेबर झील भी कहते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि जयसमंद झील को और किस, डेबर झील भी कहते हैं इसको। तो जयसमंद झील को और किस नाम से जानते हैं? डेबर झील के नाम से। तो डेबर झील क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कौन सा दर्रा है? डेबर दर्रा है। और डेबर दर्रे के कारण इसका नाम पड़ गया डेबर झील। अब देखो यहाँ पर 1950 में, कब? 1950 में सिंचाई के लिए यहाँ से 2 नहरें निकाली गई थी, श्यामपुरा व भाट नहर। कौन सी? श्यामपुरा व भाट नहर कहाँ से निकाली गई थी? जयसमंद झील से। कब निकाली गई थी? 1950 में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 1950 में सिंचाई सुविधा के लिए जयसमंद झील से कौन कौन सी नहरें निकाली गई? श्यामपुरा और भाट नहरें। तो थोड़ा ध्यान रखना, सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा। देखो, छोटी गोमती नदी पर कौन सी झील बनी हुई है? छोटी गोमती नदी पर राजसमंद झील बनी हुई है। जबकि गोमती नदी पर कौन सी झील बनी हुई है? जयसमंद झील बनी हुई है। तो ये हुई जयसमंद झील की बातें कंप्लीट। और हम बढ़ते हैं आगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर एक पवित्र झील है जिसे बोलते हैं पुष्कर झील। कौन सी झील? पुष्कर झील। तो देखिए, पुष्कर झील का जो आकार है वो कैसा है? अर्धचंद्राकार। तो आपको इसका आकार नजर आ रहा होगा, कैसा दिख रहा है? आधे चंद्रमा के समान। तो इसका आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार। आपसे पूछे कि पुष्कर झील का जो आकार है वो कैसा है? आधे चंद्रमा के समान, यानी अर्धचंद्राकार। तो देखिए नेक्स्ट है, अब देखिए, राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, इसके आगे क्या लगा हुआ है? प्राकृतिक झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील आ जाए तो आप करोगे पुष्कर झील। क्या करोगे? पुष्कर झील। जबकि आपके सामने आ जाए राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, देखो कृत्रिम आ जाए, जो मानव द्वारा निर्मित है, और पता है जय सिंह ने बनाई थी जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। और जयसमंद झील बनाई थी किसी मानव ने, मतलब महाराजा ने बनाई थी। तो वो क्या थी? कृत्रिम झील थी। और ये कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील आए तो आपको करना है पुष्कर, लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी राजस्थान की कृत्रिम झील आए तो करना है जयसमंद। इसी के साथ देखिए आगे, जो ये पुष्कर झील है किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी के काला डेरा का उदाहरण है। तो देखिए, काला डेरा क्या होता है? जब ज्वालामुखी फटता है और धरातल में बड़ा खड्डा बन जाता है, गहरा खड्डा बड़ा वाला, तो उसे कहते हैं काला डेरा। और ज्वालामुखी के जो छोटा खड्डा बनता है उसे बोलते हैं क्रेटर। तो ध्यान रखना, ये ज्वालामुखी के काला डेरा का उदाहरण है। तो ध्यान रखना, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ज्वालामुखी कृत झील है। कौन सी? पुष्कर झील। तो ज्वालामुखी के काला डेरा का उदाहरण कौन सी झील है? पुष्कर झील है। अब इसी के साथ देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस पर कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट? 52 घाट बने हुए हैं। किस झील पर 52 घाट बने हुए हैं इनमें से? ध्यान रखना, पुष्कर झील पर। इसके अलावा एक और है, वो बताऊंगी मैं आगे। तो देखिए, इसको बोलते हैं 5वां तीर्थ। देखो, चारों धाम के बाद 5वां तीर्थ किसको बोलते हैं? पुष्कर झील को। तो 5वां तीर्थ क्या है? पुष्कर झील। अब इसे बोलते हैं तीर्थों का मामा। इसको बोलते हैं तीर्थों का मामा। तो तीर्थों का मामा कौन सी झील है? पुष्कर झील है। जबकि तीर्थों का भांजा पूछे, क्या पूछे? तीर्थों का भांजा, तो मंचकुंड धौलपुर है। तीर्थों की नानी देवयानी शाकंभरी माता। थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर।
तो तीर्थों का मामा कहाँ है? पुष्कर में। तो तीर्थों का मामा पुष्कर झील को कहते हैं। और जबकि तीर्थों का भांजा मंच कुंड धौलपुर है और तीर्थों की नानी है देवयानी शाकंभरी माता। अब देखिए इसको बोलते हैं कोंकण तीर्थ। तो निम्न में से किसे कोंकण तीर्थ बोलते हैं? पुष्कर को या पुष्कर झील को क्या बोलते हैं? कोंकण तीर्थ बोलते हैं। अब देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर किस झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे। तो भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर किस झील के किनारे है? भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर झील के किनारे हैं। अब देखिए ये झील इतनी दूषित हो चुकी है वर्तमान में, यहाँ देखिए आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा दूषित दिखेगी। तो देखिए किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से इस झील को गहरा व स्वच्छ बनाने की योजना चलाई जा रही है। तो आपसे पूछ सकते हैं किस देश के सहयोग से पुष्कर झील को स्वच्छ व गहरा बनाने की योजना चलाई जा रही है? तो वो है कनाडा के सहयोग से। और पुष्कर झील को बोलते हैं मंदिरों की नगरी। ध्यान रखना, मंदिरों की नगरी किसको बोलते हैं? पुष्कर झील को बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे अजमेर की प्रमुख मीठे पानी की झील। तो पहली पड़ी थी अपन ने पुष्कर झील। अब देखिए ये अजमेर है और अजमेर के यहाँ नाग पहाड़ के इस ओर एक झील है, उस झील का नाम है आना सागर झील। कौन सी झील? आना सागर झील। देखिए जो ये वाला जो भूमि है, ये जो टुकड़ा है अजमेर का, यहाँ पर क्या हुआ था? प्राचीन समय में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो तुर्क थे, जो तुर्कों ने क्या कर दिया था, इस जगह आक्रमण कर दिया था चौहानों पर। तो ये भूमि, अब देखिए दो चौहानों और तुर्कों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। और युद्ध होने से आप जानते हो युद्ध होता है तो यहाँ पे क्या हुआ? खून से ये भूमि पूरी तरह रंजित हो गई, मतलब रक्त से रंजित हो गई। तो यहाँ पे तुर्कों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी इस भूमि पर। तो यह भूमि क्या हो गई थी? दूषित हो गई थी। एक तरह से देखा जाए तो खून से दूषित हो चुकी थी। तो इस भूमि का उपयोग करने के लिए आना जी ने या अर्णोराज ने 1137 में क्या करा? इस जगह एक शुद्ध मीठे पानी की झील बनवा दी। कौन सी? आना सागर झील। तो क्वेश्चन क्या आता है? तुर्कों से रक्त रंजित भूमि पर किस झील का निर्माण करवाया गया? तो ध्यान रखना, तुर्कों से रक्त रंजित भूमि पर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। और किसने करवाया था? अर्णोराज ने 1137 में आना जी ने करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि यह भूमि तुर्कों के रक्त से रंजित थी और इसका शुद्धिकरण कराने के लिए आना जी ने यहाँ पर आना सागर झील का निर्माण करवा दिया। अब देखिए आप जैसे आना सागर झील के पास जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए पढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसमें आता है बांडी नदी का पानी। तो आपसे पूछे कि बताइए आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है? बांडी नदी का पानी आता है। अब देखिए इस झील के किनारे क्या है? दौलत बाग है, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान। क्वेश्चन आ भी सकता है कि सुभाष उद्यान का प्राचीन नाम क्या है? दौलत बाग, या दौलत बाग का वर्तमान नाम क्या है? सुभाष उद्यान। और इस दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए इसी के पास में आपको दिखेगा एक झरना, और उस झरने का निर्माण भी किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। लेकिन पूछ लेते हैं बहुत बार, चश्मा ए नूर झरना किस झील के किनारे है? तो ध्यान रखना, चश्मा ए नूर झरना किस झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। लेकिन ये भी किसने बनाया? ये भी जहांगीर ने बनाया था। तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, जहांगीर ने इसी झील के किनारे बनाया था दौलत बाग, जो वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसी झील के किनारे जहांगीर ने क्या बनाया था? चश्मा ए नूर झरना बनाया था। इसी के साथ आप यहाँ घूमते हो तो आपको यहाँ पर संगमरमर की किसकी? संगमरमर की 12 दर्रे का निर्माण मिलेगा। 12 दर्रे मिलेगी संगमरमर की, और उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो ध्यान रखना, जो आना सागर झील है उसके किनारे कितनी दर्री बनी हुई है? संगमरमर की 12 दर्री बनी हुई है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। दौलत बाग का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने। अब देखिए अस्मत बेगम ने जो यहाँ पर क्या किया?
भारत में सबसे पहले इत्र का आविष्कार किया था अस्मत बेगम ने। तो ध्यान रखना, अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किस झील के किनारे किया? आना सागर झील के किनारे किया। या क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे पहले इत्र का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने किया था। तो ये झील है, कौन सी झील? आना सागर झील, जो कि तुर्कों से रक्त रंजित भूमि पर बनाई गई। किसने बनाई? अर्णोराज या आनाजी ने 1137 में। इस झील के किनारे दौलत बाग, इस झील के किनारे बारादर्री और इसी झील के किनारे है क्या? चश्मा ए नूर। और इसी झील के किनारे क्या हुआ था? भारत में सबसे पहले इत्र का आविष्कार हुआ था। अब इसी के साथ देखिए अजमेर के एक वाले खंड पे है फाय सागर झील। ये भी मीठे पानी की झील है। कौन सी झील? फाय सागर झील। तो देखिए 1891 और 92 में, 1891 और 92 में एक अंग्रेज अभियंता ने अकाल राहत कार्य हेतु क्या बनाई थी? बांडी नदी पर बांध बनवाकर कौन सी झील बनाई थी? फाय सागर झील। तो ये अंग्रेज अभियंता के नाम पर इस झील का नाम रख दिया गया फाय सागर झील। और इस फाय सागर झील में ध्यान रखना किस नदी बांध बनाकर? बांडी नदी पर। और इसी फाय सागर जो ये फाय सागर जो झील है, इसमें पानी अधिक हो जाता है। अधिक पानी होने पर इसका जल कहाँ चला जाता है? आना सागर में चला जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फाय सागर का जो पानी होता है या अधिक हो जाने पर उसका जल कहाँ चला जाता है? आना सागर में चला जाता है। और इसमें बांडी नदी का पानी भी आता है, क्योंकि ये बांडी नदी पर बांध बनाकर बनाई गई कौन सी झील? फाय सागर झील। और कब बनाई गई? 1891-92 में एक श्री फाय सागर अभियंता ने बनाई थी। कब? तो ध्यान रखना 91-92 पूछते हैं अधिकतर। और क्यों बनाई थी? अकाल राहत कार्य हेतु बनाई थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। हम चलते हैं आगे, आप लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की मीठे पानी की प्रमुख झीलें। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। तो देखिए हमने पढ़ी है झीलों की नगरी उदयपुर की झील है और अजमेर की झील है। इसी के साथ देखिए हम पढ़ रहे हैं अब नक्की झील, जो कि कहाँ पर है? सिरोही में है। जो कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, तो नक्की झील कहाँ पर? सिरोही में है। अब देखिए नक्की झील, ये नक्की झील है आपके सामने। इसे खुर झील भी बोलते हैं। नक्की झील को क्या बोलते हैं? खुर झील भी बोलते हैं। अब देखो खुर क्यों बोलते हैं? कहा जाता है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था। नाखून मतलब खुर, तो अपने खुरों से इसको क्या करेगा? खोद खोद के बनाया था, इस वजह से इसको बोलते हैं खुर झील। अब देखिए कौन सी जनजाति के लोग? गरासिया। कौन सी जनजाति के लोग? गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान कहाँ करते हैं? नक्की झील में करते हैं। तो बहुत बार पूछ लेते हैं कि गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान कौन सी झील में करते हैं? नक्की झील में करते हैं। अब देखिए इस पर, इसके अंदर जो है 3 चट्टानें बनी हुई है, रॉक बने हुए हैं। कौन कौन सी हैं? टोड रॉक, नन रॉक और पैरट रॉक। मतलब एक रॉक तो ऐसा लगता है जैसे महिला खड़ी हुई हो, और एक रॉक ऐसा लगता है जैसे मेंढक की आकृति में हो, और कुछ रॉक ऐसे हैं जैसे पक्षियों की आकृति में हो। तो ध्यान रखना टोड रॉक और नन रॉक कौन सी झील में बने हुए हैं? कौन सी झील में बने हुए हैं? नक्की झील में। टोड रॉक और नन रॉक और पैरट रॉक कौन सी झील में बने हुए हैं? नक्की झील में बने हुए हैं। तो देखो राजस्थान की सबसे ऊंची झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी? नक्की झील। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी? नक्की झील। अब देखिए आपसे पूछे राजस्थान की एकमात्र, राजस्थान की सबसे ऊंची तो आपको पता है, सबसे ऊंचा स्थान राजस्थान का कहाँ है? माउंट आबू में है। लेकिन आपसे पूछे राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील बताइए जो क्या है? सर्दियों में जम जाती है। मतलब राजस्थान की ऐसी कोई सी झील बताओ जो सर्दियों में जम जाती है। तो ध्यान रखना राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान जो है माउंट आबू है, तो वहाँ की झील ही जमेगी। तो कौन सी झील जम जाती है? नक्की झील जम जाती है। अब आगे देखिए ये ज्वालामुखी कृत भी है। भौगोलिक कारणों से देखें तो कौन सी कृत है? ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा बनी है। तो ज्वालामुखी के क्रेटर का उदाहरण कौन सी झील?
नक्की झील, जबकि ज्वालामुखी का काला डेरा का उदाहरण कौन सी झील? पुष्कर झील। तो आप भूलिए नहीं कि नक्की झील कहाँ पर है, सिरोही में है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है। ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान कहाँ करते हैं? नक्की झील में करते हैं। और इस झील के किनारे आप कभी भी जाओ तो एक मंदिर मिलेगा, उस मंदिर का नाम है रघुनाथ जी का मंदिर। कौन सा? रघुनाथ जी का मंदिर। तो देखिए अब आगे देखिए क्या है। अब एक झील है, कौन सी झील? एक झील है कोलायत झील। कौन सी झील? कोलायत झील। देखिए पुष्कर झील से इसकी कुछ विशेषताएं मिलती है। तो देखिए सबसे पहले जो कोलायत झील है वो कपिल मुनि की तपोस्थली है। किस मुनि की? कपिल मुनि की तपोस्थली। कौन सी झील है? कोलायत झील। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो ध्यान रखिएगा कोलायत झील बीकानेर में है, जो कपिल मुनि की तपोस्थली है। अब देखिए इस पर जो मेला पड़ता है, कपिल मुनि का मेला कब पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। या आपसे पूछे कोलायत झील में कौन सा मेला पड़ता है? कपिल मुनि का मेला पड़ता है। कब पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और पुष्कर मेला भी कब पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर में भी 52 घाट, जबकि कोलायत में कितने घाट? 52 घाट। अब देखना यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखना, चारण स्नान नहीं कर सकते। किस झील में? कोलायत झील में चारण स्नान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको अभिशाप मिला हुआ है, यदि कोई चारण इसमें स्नान करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो थोड़ा ध्यान रखना, चारण स्नान नहीं कर सकते। किस झील में? कोलायत झील में। 52 घाट है, पुष्कर में 52 घाट है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है, पुष्कर में भी पड़ता है। कपिल मुनि की तपोस्थली किस झील को बोलते हैं? कोलायत बीकानेर को। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज का टॉपिक होता है।